नमस्कार। आज मैं फिर आपको उसी दौर की अपराध की एक घटना बताऊंगा। उसी दौर से मेरा मकसद, जिस समय पुलिस के पास कम्युनिकेशन का न साधन था, न डिवाइस थी, न गज़ट थे। पब्लिक के पास भी कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, कोई डिवाइस नहीं थी और कोई गज़ट नहीं थे। मुश्किल दौर में पुलिसिंग भी थी, अपराध चरम पर था, अपराधी बहुत ऊंचाई पर चढ़कर बोल रहे थे। सबसे पहले मैं उन दो घटनाओं का जिक्र करूंगा जिनको मैंने आपको पहले बता रखा है। एपिसोड 317 में एक घटना मैंने बताई थी, जिसमें बनारस में बीच शहर में नरिया तिराहे पर मारुति सवार 5 लोग, लाल मारुति में, जिसमें सुनील राय, जो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और उनके साथ एक नवनिर्वाचित काशी विद्यापीठ का छात्र संघ का अध्यक्ष था, अत्याधुनिक हथियारों से बीच चौराहे पर इनकी हत्या हुई थी, जिसमें सुनील राय मारे गए थे। और उनके जिलाध्यक्ष की बात मैंने बताई थी, राजेंद्र त्रिवेदी जी की। 10 गोली लगने के बाद भी वो जिंदा थे और आज भी वो जिंदा हैं। लेकिन उसके आगे का मुझे नहीं पता था, लेकिन अंदाज से मैंने ये बताया था कि इस घटना का क्या हश्र हुआ होगा। विवेचना जरूर हुई होगी, लोगों का नाम निकाला गया होगा, बढ़ाया गया होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसी दिन कमेंट में श्री वैभव सिंह चंदेल ने पूरी बात बताई कि दरअसल हुआ क्या था। घटना वही हुई थी जो मैंने बताई, और उन्होंने ये बताया कि उसमें AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ था। 4 लोग मारे गए थे। उसमें जो लोग नामजद हुए थे, उसमें मुन्ना बजरंगी, अनुराग सिंह मोनू, रूपेश सिंह गुड्डू और अन्य, ये 4 लोग उसमें नामजद हुए थे। मुन्ना बजरंगी, मोनू, रूपेश सिंह गुड्डू। मुन्ना बजरंगी के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं गूगल पर इसे देख लीजिएगा। विवेचना का हाल ये कि ये 4 नामजद हुए, बाकी लोग इधर उधर के चिंगू मिंगू शायद पकड़े गए। इन नामजद अभियुक्तों का कुछ नहीं हुआ। और ठीक 5 साल बाद जैसे सुनील राय मारे गए थे, ठीक उसी तरह उनके बड़े भाई अनिल राय को बनारस के व्यस्ततम चौराहे, मलदहिया चौराहे पर, इसी तरह AK-47, 9mm कार्बाइन, पिस्टल, इन सब से मारा गया। वो और उनके साथ 3 अन्य लोग मौके पर ही मार दिए गए। नामजद भी वही लोग हुए, मुन्ना बजरंगी, मोनू, रूपेश सिंह गुड्डू और अन्य। आप उस जमाने का अपराध का, अपराधियों का और पुलिसिंग का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि घटना हुई बीच शहर में चौराहे पर। AK-47 और तमाम हथियारों से एक गाड़ी पे, चलती गाड़ी पर वार करके उस पे बैठे लोगों को मार दिया गया। 4 लोग नामजद हुए। अन्य में सूरत से नाथ लिख दिया जाता है, कोई मिल जाएगा उसी को इसी में एडजस्ट कर देंगे, और किया भी गया होगा। लेकिन इन 4 का कुछ नहीं बिगड़ा। 5 साल बाद फिर उन्होंने मृतक सुनील राय के बड़े भाई अनिल राय को उसी तरह गाड़ी में व्यस्ततम चौराहे पर AK-47 और बाकी चीज़ों से मार दिया। STF के गठन के बाद पहली मुठभेड़ हम लोगों की मुन्ना बजरंगी से ही हुई, हमारी टीम की। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप पर यह मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चली। दिन के 11:30 बजे की बात है। सत्येंद्र गुजर करके एक अपराधी था, जिस पे उस जमाने में 5,000 रुपए का इनाम था। उसको 3 गोलियां लगी थी और मुन्ना बजरंगी को 9 गोलियां लगी थी। सत्येंद्र मौके पर मर गया था। मुन्ना बजरंगी मॉर्चरी में जाके उठ के बैठ गए थे। 9 गोलियों में 8 इन्होंने निकलवा दी थी, 9वीं गोली नहीं निकाली गई थी। डॉक्टर्स ने प्रयास किया, लेकिन मुन्ना बजरंगी के जो अटेंडेंट्स थे वहाँ, उन्होंने मना कर दिया। काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहा, फिर बाहर आया, फिर जेल चला गया।
और अभी 2019 में बागपत जेल के भीतर इनके विरोधियों ने गोलियां मारकर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी। उस समय जितनी गोलियां वहां मारी गई थी उसके अलावा एक गोली जो एसटीएफ के पिस्टल से लगी थी वो उस दिन निकाली गई थी। ये तब मारा गया, दो बड़े बड़े ये हत्याकांड एक ही तरह के दो भाइयों के, बाकी और बहुत ढेर सारे हत्याकांड उसके मत्थे थे। उसके 50 मर्डर के केसेस उस पर पेंडिंग थे। 2004 में सुनील राय और अनिल राय के हत्यारे अनुराग सिंह मोनू और रूपेश सिंह गुड्डू को मुंबई में एसटीएफ ने मार गिराया था। तो नामजद सभी बाद में मारे गए, लेकिन वो तब मारे गए जब ये मोबाइल और ये सब सारी गैजेट्स आ गए थे और उन्हीं के सहारे उनको लोकेट करके मारा गया। दोनों घटनाओं के अंत में मैंने ये बताया था कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ होगा, और जैसा कि मुझे बताया इन्होंने, श्री वैभव सिंह चंदेल ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, आप भी देख सकते हैं कि इस तरह की घटना हुई थी और उसमें ये लोग नामजद थे और ऐसे ऐसे इसको फिर एसटीएफ ने मारा था। दूसरी घटना कल के एपिसोड की है, यानी एपिसोड 220 की। चूंकि जो प्रिंसिपल थे जनता इंटर कॉलेज के सुल्तानपुर में, मान बहादुर सिंह, उनको प्रांगण में स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने क्लोज्ड प्रांगण है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग भाग रहे थे, निकल रहे थे, कोई जा भी नहीं सकता था, सब देख ही रहे थे। दौड़ा दौड़ा के उन्हें गोली मारी गई और जिस टीचर हरिशंकर सिंह ने रोकने का प्रयास किया या देखने का प्रयास किया उसको भी गोली मार दी गई। लेकिन इसकी एफआईआर कराने वाला कोई नहीं मिल रहा था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं वो कौन लोग रहे होंगे, कितना प्रभाव होगा और कितना डर था उनके बारे में कि लोग एफआईआर कराने को तैयार नहीं हुए। अभिषेक शर्मा जी ने उसी दिन इनबॉक्स में इसकी भी पूरी, शायद वो वहीं के रहने वाले हैं या उनको इस घटना की पूरी जानकारी है, कि जब कोई एफआईआर कराने को तैयार नहीं हुआ तो एक क्लर्क जो उसी जनता इंटर कॉलेज का था, जिसका पदनाम वरिष्ठ लिपिक कहा जाता था, उसे संभवतः उसे डरा धमका के, बेचारा नौकरी पेशा आदमी छोटी तनख्वाह में अपना जीवन यापन कर रहा होगा, उससे एक तहरीर पुलिस ने लिखवा ली। कुछ लोगों को नामजद कराया और कुछ अन्य सूरत शिनाख्त लिखवा दी गई। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। पर जैसे ही ट्रायल पर मुकदमा आया, वादी मुकदमा यानी वरिष्ठ लिपिक जनता इंटर कॉलेज अदालत में साफ साफ मुकर गए, होस्टाइल हो गए, और उन्होंने अदालत में कहा कि साहब, न मैं था मौके पर, न मैंने कुछ देखा, मुझसे ज़बरदस्ती एफआईआर के लिए तहरीर लिखवा ली गई। अब उस मुकदमे का क्या होगा जिसका वादी यानी कंप्लेनेंट ही होस्टाइल हो जाए, बदल जाए, मुकर जाए? कारण आप समझ सकते हैं क्या रहा होगा, डर और पैसा। और पहले ही दौर में, ट्रायल के फर्स्ट फेज में ही मुकदमा औंधे मुंह गिर गया। उसके बाद ट्रायल समाप्त हो गया और सभी अभियुक्त बरी कर दिए गए, यानी अदालती फाइलों में यह घटना हुई ही नहीं थी। ऐसा श्री अभिषेक शर्मा साहब ने बताया। किस्सा गोई परिवार के इन दोनों मेंबर्स, जो हमारे परिवार के सदस्य भी हैं और नियमित श्रोता भी हैं, वैभव सिंह चंदेल और आशुतोष शर्मा जी, मैं इन दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि 24 साल पहले की इस घटना, जिसको कुछ हमारे मित्र लोग अधूरी घटना कह रहे थे, उनको पूरा किया। क्योंकि इन दोनों घटनाओं के बारे में जो 24 साल पहले हुई थीं, थानों के रिकॉर्ड में ये घटनाएं विलुप्त हो चुकी थीं। लेकिन आप दोनों के प्रयास से इसका अंतिम परिणाम भी मेरे पूरे किस्सा गोई परिवार को सुनने को मिला।
क्योंकि अब कुछ लोग ये कहने लगे थे कि साहब ये जब से आपने पुराने क्राइम की घटनाएं बतानी शुरू की हैं अधूरी लगती हैं। ट्रायल में क्या हुआ, कौन पकड़ा गया था, किस नामजद पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे, सज़ा हुई कि नहीं हुई, बहुत ढेर सारे सवाल आपने पूछने शुरू कर दिए थे। और मुझे उम्मीद है कि उस दौर की जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी उस क्षेत्र के या उस क्या क्राइम के जानकार लोग होंगे उसको पूरा ज़रूर करेंगे, जैसे हमारे इन दो मित्रों ने, वैभव सिंह चंदेल और आशुतोष शर्मा ने इसे पूरा किया है। हालांकि आज के ज़माने में ये संभव नहीं है। अगर यही घटना जो जनता इंटर कॉलेज के भीतर प्रिंसिपल को दौड़ा दौड़ा के गोली मारने की आज के ज़माने में हुई होती, मान लिया 500 बच्चों ने उसे देखा, स्टूडेंट्स ने, कम से कम 150 के पास मोबाइल जरूर होते। और अगर 150 के पास मोबाइल थे तो 20-25 ने इसको लाइव रिकॉर्ड भी किया होता। अपराधियों के आने जाने के रास्ते पर सीसीटीवी जरूर मिल जाते, उसमें भी इनका जाना और आना साबित होता। वादी मुकदमा कितना भी मुकर जाता, लेकिन ये वीडियो जो वायरल भी होते आज की तारीख में, अगर ये घटना होती, उनका इस्तेमाल भी पुलिस करती, ट्रायल में भी वो उनका समायोजन होता, तब इतना आसान न होता कि एक आदमी के होस्टाइल होने से सारे अपराधी अपराध मुक्त होकर बाइज्जत बरी हो जाते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उस दौर के क्राइम, क्रिमिनल और उस दौर के लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने लास्ट में, आप फिर से ध्यान दीजिएगा, यही कहा था कि मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि ये जैसे ही ट्रायल पर मुकदमा आएगा, शुरुआती दौर में ही मुकदमे की सांस उखड़ जाएगी, टूट जाएगा। और श्री अभिषेक शर्मा जी ने यही बात बताई। आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वह भी दिल दहला देने वाली घटना है। वर्ष 96-97 में अचानक लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर और आसपास के ज़िलों में एक लकड़ सुंघवा की अफवाह चली। जो उस दौर के लोग हैं उन्हें अच्छी तरह से याद होगा। अफवाह ये चली कि रात में एक जादू टोना करने वालों का गिरोह चलने लगा है, जो कम उम्र के बच्चों को लकड़ी से कुछ सुंघाकर उन्हें बेहोश करके या गुमराह करके उठा ले जाता है, चोरी कर ले जाता है। बच्चा चोरी करने वाले इस गिरोह को लकड़ सुंघवा कहने लगे। अफवाह इतनी जबरदस्त कि इस पूरे रीजन में लोग बच्चों को भीतर रखने लगे, भीतर सुलाने लगे, या उनको बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अप्रैल 96 से ये लकड़ सुंघवा की अफवाह शुरू हुई और जुलाई अगस्त आते आते बहुत ही गंभीर रूप ले लिया इस अफवाह ने। लगभग पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और मध्य उत्तर प्रदेश के कानपुर, इटावा, उन्नाव, मैनपुरी और एटा के आसपास बड़ा बुरा हाल हो गया इस अफवाह के चलते। गांव-गांव लोग झुंड बनाकर पहरा देने लगे। हराने जाने वालों से पूछताछ की जाती रही। अफवाह चलती कैसे थी कि साहब फला गांव में फला आदमी के इस उम्र के बच्चे को ये लकड़ सुंघवा उठा ले गया। गांव में लैंडलाइन टेलीफोन भी नहीं थे, मोटरसाइकिल का ज़माना नहीं था कि कोई जाके ये पता कर ले कि भाई जो ये बात चल रही है इसमें क्या सच्चाई है, इस नाम का आदमी उस गांव में रहता भी है कि नहीं रहता है, इस नाम का उसका कोई लड़का है भी कि नहीं है। अगर मान लिया गाहे बगाहे किसी रिश्तेदारी में उधर कोई गया भी है और उसने पूछताछ भी की, तो वो जब तक लौट के आके सही बात बताता तब तक 4-6 दिन बीत जाते थे। इसी बीच में 14-15 साल के टीनेजर्स जो काम की तलाश में घर छोड़ के भागते थे, उस ज़माने में टीनेजर्स का पहला डेस्टिनेशन मुंबई हुआ करता था, क्योंकि फिल्मों का दौर था, मोबाइल, इंटरनेट आए नहीं थे। फिल्मों में के जो कलाकार हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज अखबारों में निकला करती थी कि इस उम्र में भाग के बम्बई गए, होटल में बर्तन साफ़ किया, उसके बाद फला मिले, ठिकाना मिले और आज बड़े हीरो हो गए। तो कभी घर परिवार से परेशान, कभी पैसों की तंगी से, कभी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी टीनेजर्स मुंबई के लिए भाग जाते थे बिना घर वालों को बताए। पता लगने की संभावना भी बहुत कम होती थी।
इसी बीच में जब ये लकड़ सुंघवा की अफवाह चल रही थी, रूटीन में जो बहुत कॉमन है, तब भी कॉमन था, आज भी कॉमन है, इस तरह के लड़के मुंबई भी भाग गए। लोगों ने बताने की कोशिश की, क्योंकि एक ही जरिया था ट्रेन का, वो ट्रेन जो मुंबई जाती है उसी पर बैठ जाना है। रोते गाते वहां तक पहुंच जाएंगे, कहीं छोटा मोटा काम मिल जाएगा, उसके बाद हम बड़े हीरो हो जाएंगे। इन क्षेत्रों में जो 4-5 लड़के गए, उनको भी यही बताया गया, अफवाहन के साहब ये लकड़ सुंघवा उठा ले गया। किसी ने बताया भी कि अरे साहब वो तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे दिखाई पड़ा था। तो अफवाह फैलाने वालों ने एक लाइन और जोड़ दी कि हाँ वहाँ था, उसके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था जिसकी सफ़ेद सफ़ेद बड़े लंबे लंबे बाल थे, वही लकड़ सुंघवा था। इन अफवाहों का सबसे पहला शिकार भिखारी हुए। इन सभी जिलों में, 15-20 जिलों में, बहुत लंबे क्षेत्र में इनका पहला, जो रोज़ भीख मांग के किसी तरह पेट भरने के लिए भीख मांगते थे और पेट भर के सो जाते थे, सबसे पहले भीड़ ने इनको पकड़ के पीटना शुरू किया। जहाँ कहीं ये भीख मांगने गए, बोले लकड़ सुंघवा लकड़ सुंघवा, पीटना शुरू कर दिया। बहुतों को मार डाला पीट पीट के, बहुतों को अधमरा करके छोड़ दिया। दूसरा शिकार होते थे फेरी वाले, जो फेरी लगा के छोटा मोटा सामान गांव गांव बेचते थे। हल्ला हुआ कि साहब ये भी लकड़ सुंघवा है, बच्चा उठा ले जाएगा, बच्चा चोर है, पीट पीट के मार डाला गया। ऐसी दहशत उस समय हो गई कि भिखारी और फेरी वाले पूरे शहर से गायब हो गए। मेरी पोस्टिंग लखनऊ, मैंने आपको बताया, हो चुकी थी। 96 के उस पीरियड में, जबकि बात है मैं सीओ महानगर था, उसके थोड़े दिन बाद में सीओ हजरतगंज हो गया। मैं गोमती के उस पार महानगर क्षेत्र में, जो सहारा वाला चौराहा है उससे आगे, राजकीय संपत्ति विभाग की शासकीय कॉलोनी में अलीगंज में रहता था। वहाँ से हजरतगंज अपने एसएसपी के यहाँ या एसपी के यहाँ आने के लिए मुझे गोमती के जो ब्रिज हैं वो क्रॉस करने होते थे। एक तो निशातगंज का पुल, दूसरा कभी कभी पक्का पुल जिसे कहते हैं, डालीगंज वाला। मुझे ध्यान है कि जब मैं शुरू में आया था कि इन पुलों पर, दोनों पटरियों पर बड़ी संख्या में भिखारी बैठे रहते थे। लेकिन जब ये लकड़ सुंघवा की अफवाह चली तो आते जाते मैंने भी गौर किया कि एकदम भिखारी गायब हो गए। एक भी भिखारी उस फुटपाथ पर नहीं दिखाई दिया। इसी तरह चारबाग रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, मुख्य मार्ग आने तक, और अगर आपको बस स्टैंड जाना है बाईं हाथ मुड़कर, तो दोनों पटरियों पर नशेड़ी, नशा करने वाले और भिखारी बहुत ही गंदे खराब कपड़ों में भीख मांगते हुए मिल जाते हैं। उस जमाने में ये भी सब भाग गए। ये उठे नहीं, कहीं इन्होंने कुछ मांगा नहीं कि भीड़ ने पटक कर पीटा। गांव गांव में जो फेरी लगाने वाले थे ये सब भी भाग गए। लकड़ सुंघवा की अफवाह के चलते उन दिनों लगभग हर जिलों में 3-4 भिखारियों और फेरी वालों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। लगभग हर दिन 3-4 लोग मारे जाते थे, जो अखबार में आता था। उस दौर के जो लोग भी सुन रहे होंगे या उनके बच्चे सुन रहे होंगे, वो पूछेंगे तो बताएंगे। आज मैं जिस स्पेसिफिक घटना का जिक्र लकड़ सुंघवा के सिलसिले में कर रहा हूं, वो 5 जुलाई 1996 की है, 5 जुलाई 1996, कानपुर शहर के भीतर की है। उस दिन कानपुर शहर में एक 35 वर्षीय महिला और एक 60 वर्षीय वृद्ध बुजुर्ग की भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक पर पीट पीट कर हत्या कर दी, पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर दोनों को ही जिंदा जला दिया। दोनों अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग भीड़ ने दोनों के साथ ये बर्ताव किया। महिला के साथ ये बर्ताव जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा चौकी से मात्र 50 कदम की दूरी पर हुआ। सरेआम सड़क पर उसे जिंदा जला दिया गया। चौकी से 2 सिपाही निकले भी, लेकिन भीड़ का तेवर देखकर वहां से भाग गए। उसी दिन 5 जुलाई को ही कानपुर के ही गोविंद नगर थाना क्षेत्र, ये शहर के थाने हैं दोनों,
दादा नगर में दोपहर में 12-1 बजे के आसपास भीड़ ने एक वृद्ध को बच्चा चुराने वाला समझकर बुरी तरह पीटा, फिर उसे जिंदा जलाकर रेलवे की पटरी पर फेंक दिया। दिन की बात है, बीच शहर की बात है, कानपुर जैसे बड़े और क्राउडेड शहर की बात है। जो कटिंग मेरे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से 5 जुलाई की इस घटना में 8 दिन के भीतर अकेले कानपुर शहर में भीड़ ने बच्चा चुराने के शक में पीट पीट कर 4 लोगों की हत्या की थी और दर्जनों लोगों को मार के अधमरा करके छोड़ा था। महिला को जलाने की जो वारदात है उसकी डिटेल थी कि परमपुरवा इलाके के कच्ची कॉलोनी झोपड़ियों में हल्ला शुरू हुआ 12 बजे दिन में कि बच्चा चोरी करने वाली महिला पकड़ी। बच्चा चुराते समय पकड़ लिया, भीड़ टूट पड़ी। 35 वर्ष की इस महिला को लोग कहने लगे कि अभी इसने अब्दुल मजीद के घर के पास उनके 15 साल के बेटे को उठाने की कोशिश की है। इतना सुनते ही भीड़ आग बबूला हो गई। पहले उसकी पिटाई होती रही, जिसको मिला उसने हाथ साफ किया, फिर कुछ नवयुवकों ने उसको निर्वस्त्र कर दिया, सारे कपड़े फाड़ के उतार दिए और 2 घंटे तक परमपुरवा की बस्तियों में उसे घुमाते रहे। हल्ला यही कि 15 वर्षीय पुत्र अब्दुल मजीद का उसको इन्होंने चुराने की कोशिश की थी। पीटते पीटते फिर उसे परमपुरवा तिराहे के पास ले आए। ठीक तिराहे पर एक झंडा फहराने का स्थान बना हुआ है, आप हर जगह देखते होंगे, जहाँ पे 26 जनवरी, 15 अगस्त या इस तरह के किसी राष्ट्रीय पर्व पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर एक आदमी को, किसी को विशेष अतिथि बनाकर झंडारोहण किया करते हैं। ठीक उसी झंडे के पोल पर ले जाकर उस महिला को गिरा दिया। उसके ऊपर खाली साइकिलों के टायर, पुराने टायर, स्कूटर के टायर इतना फेंका कि वो उसी में फंस गई। चीखती रही, चिल्लाती रही, कराहती रही। इसी बीच में किसी ने मिट्टी के तेल में डूबा हुआ एक कपड़ा उन टायरों के ऊपर फेंक दिया। टायरों में आग बहुत तेजी से लगती है, आप सभी जानते होंगे। धीरे धीरे करके वो पूरा टायर जिसमें वो फंसी हुई थी धू धू करके जलने लगा। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही। चौकी तक इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ 50 कदम की चौकी जरूर सुनाई पड़ी होगी, लेकिन कोई पुलिसकर्मी बाहर नहीं आया। जो 2 पुलिस वाले जिस समय वो लाकर झंडारोहण वाले स्थान पर गिराई गई थी आए थे, लेकिन भीड़ का तेवर देखकर वहां से खिसक गए थे। चार घंटे बाद इंस्पेक्टर जूही आए। तब तक उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन टायर जल रहे थे। इंस्पेक्टर जूही के साथ आए पुलिसकर्मियों ने पानी से टायर को बुझाया और जली हुई बॉडी के जो थोड़े मोड़े अवशेष रह गए थे उनका पंचायतनामा करके सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ठीक ऐसा ही किस्सा गोविंदनगर के दादा नगर में हुआ। 60 वर्षीय उस वृद्ध को ये कह के भीड़ दौड़ाने लगी कि बच्चा चोर, बच्चा चोर। 60 वर्ष का आदमी कितना भागते भागते गिर पड़ा। लाठी, डंडे, ईंट, लात, घूसे, इससे उसकी पिटाई शुरू की बीच सड़क पर, गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दादा नगर मोहल्ले में। जब वो बेहोश हो गया तो उसके ऊपर फिर वही साइकिल, स्कूटर के पुराने टायर फेंक दिए। पूरा एक हीप, एक उसका जिसको कहते हैं कि ढेर लग गया। फिर उस पर माचिस से किसी ने आग लगा दी। जब आग की गर्मी उसको बेहोश आदमी पर पड़ी होगी तो निश्चित रूप उसने भागने की कोशिश की होगी। थोड़ी देर बाद वो भी जलकर खाक हो गया। दोनों तरफ से भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मेन रोड थी, ट्रैफिक जाम होने लगा।
तो किसी ने बताया कि इसको यहाँ से हटा दीजिए। कुछ लड़कों ने उसके पैर में एक रस्सी बांधी और उसको वहाँ से घसीटते हुए पास में जो रेलवे लाइन थी उस पर फेंक दिया। घसीटते समय उसका फ्लैश या उसकी स्किन इस कदर जल चुकी थी कि रास्ते में उसके हाथ के अलग अलग टुकड़े बिखरते चले गए। आज की घटना में मैंने सिर्फ 2 लोगों का जिक्र किया है जिन पर अफवाह के कारण बर्बरता हुई। अफवाह ने लोगों के मजमे को भीड़ तंत्र में बदल दिया। भीड़ तंत्र वो तंत्र है बाकी सभी तंत्रों से अलग जिसमें इकट्ठा हुई भीड़ की मानसिकता एक हो जाती है। अलग अलग तरह के सोचने वाले भी सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि ये बच्चा चोर है, इसको मार दो। और उस जमाने में इसी अफवाह ने बहुत बड़े बड़े दंगे कराए थे। केवल अफवाह उड़ी, वेरीफाई करने का कोई साधन नहीं था, कनेक्टिविटी कहीं नहीं थी, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था और बड़े बड़े दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में। अब इन दोनों केसेस का या उस जमाने में इस तरह की जितने केसेस भीड़ तंत्र के हमले में लोगों की जान गई होगी उसमें एफआईआर भी ज़रूर हुई होगी, हर हाल में हुई होगी। जैसे इसमें अब्दुल मजीद को बुलाकर उससे एक तहरीर ली गई कि ये महिला हमारे 15 साल के बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही थी, भीड़ आ गई, उसने इसको बहुत पीटा, पीटने के बाद इसको आग लगा के जला दिया। कोई व्यक्ति नामजद नहीं हुआ होगा, 400-500 लोग नाम पता अज्ञात, ये अभियुक्तों के कॉलम में ये लिखा गया होगा। कानपुर की इन दोनों घटनाओं में और जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई होंगी उन सब में 200-300 लोग नाम पता अज्ञात। आईओ को भी वेचना मिली होगी, इधर गए उधर गए और लोगों को धमकाया कि तुम भी थे। न उस ज़माने में फ़ोटो थी, न उस ज़माने में कोई वीडियो वायरल थी। वो कहेगा कि नहीं साहब मैं नहीं था, मैं तो उस समय फलां जगह गया था, थाने पर बुलाया गया होगा। फिर वही बात शुरू हुई होगी कि नहीं तुम तो जाओगे जेल, बचने का तरीका बताया गया होगा। जब उसने ये तरीका अपनाया होगा तभी वो बच गया होगा। लेकिन 4-6 महीने बाद आईओ ने लिखा होगा कि इन 200-250 व्यक्ति जो अभियुक्त थे इस घटना के, इनमें किसी की भी पहचान नहीं की जा सकी, लिहाजा इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है। और इस तरह बेगुनाह लोगों को मारने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। जरूर कानपुर के बहुत ढेर सारे हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग हैं जो सुन रहे होंगे, कोई न कोई उस इलाके का रहने वाला होगा। आप देख लीजिएगा, यही बात निकल कर आएगी कि न कोई नामजद हुआ था, न किसी को पुलिस प्रकाश में लाई होगी, न किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होगी, न कोई जेल भेजा गया होगा। बाद में इन दोनों मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग गई होगी, ये कहते हुए कि ये कोई घटना हुई ही नहीं होगी क्योंकि इसके अभियुक्त पहचाने नहीं जा सके। उस जमाने का यही चलन था। मैंने जो 2 घटनाएं आज हमारे 2 लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के उनका पूरा परिणाम बताया, उन घटनाओं के बारे में भी मैंने यही कहा था कि उस ज़माने में जो घटनाएं हो रही थीं उनका यही हश्र हुआ करता था और इन दोनों घटनाओं का भी यही हश्र हुआ होगा। चौकी के बगल में झंडारोहण वाले स्थान पर वो चबूतरा टाइप होता है, सीढ़ियाँ छोटी छोटी बनी होती हैं गोले रंग की, बीच में एक होल होता है, किसी राष्ट्रीय पर्व पे उनके भीतर एक झंडा गाड़ के फहराया जाता है। वहाँ पर एक महिला के ऊपर पुराने टायर, पुराने ट्यूब स्कूटर के और साइकिल के डाल के उसे जिंदा जला दिया
आसपास जो औरतें निकल रही थीं सहम गईं, डर गईं औरत की चीख पुकार सुनकर। जब वो चीख रही थी 50 कदम की दूरी पर नयापुरवा जो वो चौकी थी, वहाँ के लोगों ने जरूर सुना होगा, कोई निकल कर नहीं आया। जो सिपाही आए थे उसी चौकी क्षेत्र के लोग थे, आसपास के रहने वाले थे, 50 को जरूर जानते होंगे। लेकिन एफआईआर में 200-250 व्यक्ति नाम पता अज्ञात ही लिखा गया होगा, कोई नहीं मिला होगा और फिर फाइनल रिपोर्ट लगाकर इस केस को दफन कर दिया होगा। उन लोगों की सोचिए, उस महिला की सोचिए जिसका बच्चा चोरी से कोई लेना देना नहीं था, अफवाहन उसको भीड़ ने पकड़ लिया। जब वो जिंदा जल रही, जब उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया होगा, क्या बीती होगी उस पर। जब वो चारों तरफ से हंसती और ताली बजाती भीड़ को देख रही होगी और जल रही होगी, तिल तिल कर मर रही होगी, सिर्फ एक अफवाह की वजह से। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।